नमस्कार दोस्तों, सौर एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 4 पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा कर लिए हैं। आज चौथे प्रैक्टिस सेट पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने में भारत का प्रथम राज्य कौन है? ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करके शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने में, तो ये राज्य के देश का महाराष्ट्र राज्य है, जो पहला राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य का जो कौशल विकास बोर्ड है, कौशल विकास बोर्ड, जो महाराष्ट्र राज्य का कौशल विकास बोर्ड है, कौशल विकास बोर्ड ने विभिन्न शैक्षणिक और अन्य संस्थानों के दस्तावेजों को जालसाजी से बचाने के लिए छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। तो इस तरह से जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो वो 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरह से जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं, तो 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम बजट को भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत पेश किया गया है? तो जो अंतरिम बजट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में पेश किया गया है। किसमें? 116 में। और 116 में इसका प्रावधान है, इसमें सरकार किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाती है और बजट में सरकार कुछ महीने का खर्च चलाने के लिए विभागवार आवंटन कर धनराशि की मांग संसद के सामने रखती है। तो इस तरह से इसका फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में किस मद के आयात का मान सबसे अधिक है? तो मतलब सबसे अधिक जो आयात करते हैं हम, तो सबसे अधिक जो आयात करते हैं वो वनस्पति तेल का करते हैं। किसका? वनस्पति तेल का। लगभग 70 से 75% आयात हम करते हैं। हमारे पास जो इसकी पैदावार है 20 से 25% ही है। और सरकार द्वारा इस उत्पादन को बढ़ाने के लिए पीली क्रांति को बढ़ावा दे रही है। किसको? पीली क्रांति। तो ये भी याद रखिएगा कि जो तिलहन की क्रांति से संबंधित कौन सी क्रांति है, वो है पीली क्रांति, जिसके कारण तेलों के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगस्त 2021 में कौन सा राजमार्ग पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बना? तो जो पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बना वो दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग बना। कौन सा मार्ग? दिल्ली चंडीगढ़ मार्ग बना। और इसके हर 25 से 30 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन था, निम्न में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है? तो निम्न में से योजना आयोग के स्थान पर, योजना कल के वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। किसकी? नीति आयोग की। और इसकी स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। ये डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को। और फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसका जो मुख्य कार्य है, तो यह केंद्र और राज्यों के बीच में थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। थिंक टैंक, केंद्र और राज्यों के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की प्रवेश आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 70 वर्ष कर दी है। जो एनपीए की निवेश की पात्र आयु होती थी वो 18 से 65 होती थी, 18 से 65 होती थी। अभी वर्तमान में 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किन देशों को नए राज्यों के रूप में जोड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे। कौन कौन से हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश और उरुग्वे को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है ब्रिक्स द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल जो सदस्यों की संख्या है 231 है, 230 + 1। जो 230 सदस्य होते हैं ये विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन द्वारा आते हैं। जबकि एक सदस्य जो होता है एंग्लो इंडियन समुदाय का होता है, जिसे राज्यपाल मनोनीत करते हैं विधानसभा के लिए। ये भी याद रखिएगा। और यदि विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो गिरीश गौतम जी हैं वर्तमान में, और यदि पहले बात करें तो पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं,
बालाघाट आईजी रेंज में कौन सा जिला शामिल है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बालाघाट जिला शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम निम्न में से क्या है? तो जो मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम है उसमें से निम्न में से वल्लभ भवन है। क्या है? वल्लभ भवन। और अन्य भवन की बात कर लेते हैं, जो पुराना विधानसभा भवन है उसे मिंटो हॉल कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, मिंटो हॉल को, जो पुराना विधानसभा राज्य का है वो उसको मिंटो हॉल कहते हैं। और जो राज्य का नवीन विधानसभा भवन है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी भवन कहते हैं। पुराने को मिंटो हॉल, नवीन को इंदिरा गांधी भवन। इसके अलावा राज्य संचालनालय को सतपुड़ा भवन कहते हैं। और राज्य योजना आयोग को विंध्याचल भवन कहते हैं। मुख्यमंत्री का जो निवास स्थल है उसको श्यामला भवन कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो इंदौर है। और राज्य का पहला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जबलपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जबलपुर है और इंदौर दूसरा। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पहला है इंदौर। ये भी याद रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से पहला और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण निम्न में से किन चट्टानों से हुआ था? तो जो सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ था वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था। किससे? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से। और सतपुड़ा पर्वत का जो की अवस्थिति देख लें तो ये विंध्याचल पर्वत के समानांतर है। विंध्याचल पर्वत के समानांतर और बीच से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा पर्वत हो गया। तो पर्वत बीच से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है? तो यदि सबसे बड़े पठार की बात करें तो ये मालवा का पठार है। सबसे बड़ा पठार कौन सा? मालवा का पठार। और ये लगभग जो मध्य प्रदेश का 27.68% के क्षेत्र को कवर करता है। 27.68% क्षेत्रफल को कवर करता है। और यदि सबसे छोटे पठार की बात करें तो बघेलखंड का पठार है। ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा जो पठार है वो बघेलखंड। ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है? 6.36%। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुल्लई पेरियार बांध के किसके बीच विवाद का विषय है? तो जो मुल्लई पेरियार बांध है ये विवाद का विषय केरल और तमिलनाडु के मध्य है। किसके भी मध्य? केरल और तमिलनाडु के मध्य। और ये जो मुल्लई पेरियार बांध है ये पेरियार नदी पर, केरल नदी पे बना हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रदेश सबसे कम सिंचित जिला है? प्रदेश का सबसे कम सिंचित जिला है वो डिंडौरी है। कौन सा है? डिंडौरी। और यदि सर्वाधिक सिंचित जिले की बात करें तो वो कौन सा है? ग्वालियर। ये भी याद रखिएगा, सब सर्वाधिक सिंचित ग्वालियर है और सबसे कम सिंचित डिंडौरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सिंचाई ही सबसे अधिक किस जिले में होती है? तालाबों से सिंचाई मध्य प्रदेश में सबसे अधिक किस जिले में होती है? तो ये बालाघाट जिला है। कौन सा जिला है? बालाघाट, जिसमें तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। और यदि तालाबों से सिंचाई में मध्य प्रदेश के हेक्टेयर की बात करें तो 295 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कवर करता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, संजय गांधी तापीय विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो संजय गांधी ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 1340 मेगावाट है। कितनी है? 1340 मेगावाट। और ये उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में, ये भी याद रखिएगा, इसका जो लोकेशन है उमरिया जिले के बिरसिंहपुर नामक स्थान पे होता है। बिरसिंहपुर में। और उत्पादन क्षमता कितनी है? 1340। और ये तापीय विद्युत गृह है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सुमेलित वाला प्रश्न है। इसमें देख लेते हैं, ग्रेफाइट का जो उत्पादक जिला है वो बैतूल है। ग्रेफाइट का उत्पादक जिला बैतूल है। बॉक्साइट का मंडला। डोलोमाइट की बात करें तो बालाघाट। और रॉक फॉस्फेट की बात करें तो छतरपुर। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2143। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2143। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी जिले में है। किस जिले में? शिवपुरी जिले में। और यदि इस उद्यान की स्थापना की बात करें तो 1958 में, कब स्थापना हुई थी इसकी? 1958 में स्थापना हुई थी। और यदि प्रमुख रूप से इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, बारहसिंगा, सांबर, लकड़बग्घा इत्यादि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और एक फैक्ट और याद रखते हैं, जॉर्ज कैसल नामक भवन भी इसी शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है।
कौन सा? जॉर्ज कैसल नामक भवन, पूछा गया क्वेश्चन है, जॉर्ज कैसल। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के निम्न में से बांस के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ये शहडोल और अनूपपुर हैं, शहडोल और अनूपपुर। और यदि भारत देश की बात करें तो सर्वाधिक जो बांस उत्पादन राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। पहले पे अरुणाचल और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, ये भी याद रखिएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो उष्णकटिबंधीय वन संस्थान है ये जबलपुर में स्थित है। सॉरी कहाँ स्थित है? जबलपुर में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1988 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और यदि हम देखें कि जो भारत में वनों का भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है वो 3 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मतलब ये कीवर्ड याद रखिएगा, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क पर्णपाती वन, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो ये कौन सा राजवंश था? चंदेल राजवंश। और इनका जो शासन काल रहा है 950 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी तक रहा है। और जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें शैव वैष्णव, शाक्त, जैन मंदिर, विश्वनाथ, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण पार्श्वनाथ मंदिर इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण इन्होंने कराया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? तो जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है खारवेल को माना जाता है। ये कहाँ के शासक थे? कलिंग के शासक, कलिंग शासक खारवेल को माना जाता था। और इनके फैक्ट देख लेते हैं, इनका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है अष्टाध्यायी में, महाभारत में, पुराणों में मिलता है, रामायणों में मिलता है। और इसके अलावा अशोक के लेख और खारवेल का हाथी गुफा लेख, खारवेल का हाथी गुफा लेख बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया क्वेश्चन है। हाथी गुफा लेख उदयगिरी में है, वहाँ पे भी मिलता है। इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में जो असहयोग आंदोलन चला था उसको वापस क्यों लिया था? तो ये महात्मा गांधी ने लिया था चौरा चोरी में हिंसा की घटना। 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के कारण आंदोलनकारी भड़क गए और पुलिस थाने पे आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। उस घटना के बाद महात्मा गांधी ने हिंसक होते आंदोलन को उग्र देखकर इसे वापस ले लिया था। और वापस लेने की तिथि कौन सी? 12 फरवरी। 5 फरवरी को यह घटना घटी और 12 फरवरी को इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिल्कुल सही है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ये कब की थी? ये भी डेट याद रखिएगा, 3 मई 1939। 3 मई 1939 को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ये डेट याद रखिएगा। दूसरा है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो ये भी सही है। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी उसमें चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की गई थी, जिसमें भगत सिंह इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और ये कब की गई थी? 1928 में, ये भी याद रखिएगा। तो फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 में और हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट 1928 में। इस तरह से दोनों ही फैक्ट सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा हेतु कुल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान मध्य प्रदेश में लोकसभा हेतु 29 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 29 सीटें। और यदि हम परिसीमन 2008 की बात करें, परिसीमन 2008 के अनुसार जो 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 4 सीटें किसके लिए? एससी के लिए, और 6 सीटें एसटी के लिए, ये रिजर्व की हैं, आरक्षण हेतु रिजर्व की हुई हैं। और यदि राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 11 सदस्य हैं। ये भी याद रखिएगा कि राज्य में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वो 11 सीटें हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन थे? प्रथम वाइस चेयरमैन। तो नीति आयोग के जो प्रथम वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगढ़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगढ़िया। और वर्तमान में की बात करें तो डॉक्टर सुमन बेरी, ये भी याद रखिएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं सुमन बेरी, तो ये भी याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है? वाइस चेयरमैन सुमन बेरी।
नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में रंगनाथ मिश्र इस आयोग के प्रथम सदस्य थे, तो बिल्कुल सही है, रंगनाथ मिश्र इस आयोग के प्रथम सदस्य थे। दूसरा देख लेते हैं, इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष HL दत्तू हैं, तो ये गलत हो जाता है। वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने 2021 से पदभार ग्रहण किया है। और यदि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 12 अक्टूबर 1993। और इसका जो कार्यकाल होता है, इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो होगा। यदि 70 वर्ष पहले पूरा हो जाता है तो 70 वर्ष, और नहीं तो 3 वर्ष अधिकतम। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में वर्ष 1981 में लोकायुक्त अधिनियम बना और मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त VP दीक्षित थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी डिटेल। मध्य प्रदेश का जो 1981 में लोकायुक्त अधिनियम बना, तो ये सही है, मध्य प्रदेश में जो लोकायुक्त अधिनियम बना था 1981 में बना था। और जो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे VP दीक्षित थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? VP दीक्षित थे। और ये भ्रष्टाचार से संबंधित जांच वगैरह के लिए होता है लोकायुक्त। नेक्स्ट देख लेते हैं, NCPCR जो होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होता है। और इसके की विकल्प देखते हैं, यह एक सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही है, यह सांविधिक निकाय है। इसका गठन मार्च 2007 में हुआ था, तो बिल्कुल सही है, इसका जो गठन हुआ था मार्च 2007 में हुआ था। इसकी स्थापना का उद्देश्य बाल अधिकारों की रक्षा तथा संवर्धन से संबंधित है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो तीनों हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग से संबंधित तीनों कथन सत्य होते हैं। और इसके अलावा इसमें फैक्ट और देख लेते हैं, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसके तहत? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन 1 मार्च 1964 को किया गया था। और इसके तहत राज्य स्तर पर अतिरिक्त, संभागीय स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडल तथा जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी का प्रावधान है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, चूंकि इन सबके प्रावधान 243 में है, पंचायती राज संबंधित, तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 243 टा में मिलता है। किस में मिलता है? 243 टा में मिलता है। और यदि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात करें तो 19 जनवरी 1994 को हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, 19 जनवरी 1994। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो जो राज्यों को जो पैसा राजस्व की अनुशंसा करता है वो वित्त आयोग करता है। और इसका जो गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। गठन इसका किसे? अनुच्छेद 80 के तहत इसका गठन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सहायक भूमिका अभिनेता श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2020 जीता है, तो ये ब्रैड पिट जीते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में वर्णित धाराओं की संख्या कितनी है? तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसमें धाराओं की संख्या 43 है। और इसमें एक चीज़ और याद रखिए, 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय और 43 धाराएं, ये याद रखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। नेक्स्ट देखते हैं, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो उपजती है वो कहाँ से उपजती है? हृदय से। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, और ये कहाँ से उपजती है? हृदय से उपजती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन से मुद्दे मानवाधिकार से संबंधित नहीं हैं? तो इसमें से सांप्रदायिक मुद्दा मानवाधिकार से संबंधित है, जातिगत मुद्दे मानवाधिकार से संबंधित है, न्याय में विलंब मुद्दे, वनों की कटाई जो है ये मानवाधिकार से संबंधित नहीं है। यदि हम मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों की बात करें तो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, समलैंगिक अधिकार से संबंधित, अल्पसंख्यक से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से संबंधित मुद्दे इत्यादि, बाल अधिकार से संबंधित मुद्दे इत्यादि सब मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग का गठन 1995 में हुआ था। तो ये राज्य वित्त आयोग का जो गठन हुआ था वो उसका गठन जुलाई 1994 में हुआ था, ये याद रखिएगा, जुलाई 1994 में हुआ था। जो राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था जुलाई 1994, तो ये गलत हो जाता है। और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, 6 वर्ष का नहीं 5 वर्ष का होता है, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। इसका जो गठन हुआ था जुलाई 1994 और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चित्रकला से संबंधित है, नागभीति चित्र नामक लोक चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो ये निमाड़ अंचल से है, निमाड़ अंचल से। और ये नाग पंचमी के समय दीवारों पर सुंदर कलाकृतियाँ की जाती है और उसे कलर वगैरह करके उसे चित्र को उकेरा जाता है। गोबर से भी इसकी भित्तियाँ बनाई जाती हैं। तो नाग देवता के अलंकारिक रूप को चित्रित किया जाता है। तो इसका जो क्षेत्र है वो निमाड़ क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मेला मध्य प्रदेश में लगता है? तो सिंगा जी का मेला, मठ भगोगरा का मेला और बरमान का मेला, ये तीनों ही मेला मध्य प्रदेश में लगते हैं। यदि सिंगा जी की बात करें तो सिंगा जी एक महान संत थे और पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में इनका मेला लगता है। कहाँ पे? पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में। और यदि मठ गोगरा की बात करें तो मठ गोगरा का जो मेला लगता है वो सिवनी जिले में लगता है, सिवनी जिले में, ये भी याद रखिएगा, ये निमाड़ में। और जो बरमान का मेला लगता है ये नरसिंहपुर में लगता है, नरसिंहपुर जिले में, ये भी याद रखिएगा। ये मकर संक्रांति के दिन, आज ही के दिन लगता है और सुप्रसिद्ध ब्राह्मण घाट पर लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा डायल अप के समान सामान्य टेलीफोन लाइन पर चलती है? कौन सी इंटरनेट सेवा डायल अप के समान सामान्य टेलीफोन लाइन पर चलती है? तो ये है DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें इंटरनेट एक्सेस डिजिटल डाटा को लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा संचारित किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लॉग को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्लॉग को जाना जाता है वो वेबलॉग के नाम से जाना जाता है। ये वेब पेज, ये वेबसाइट होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो हम सभी जानते हैं कि काली मिट्टी को कम मृदा की सिंचाई होती है क्योंकि इनकी तीव्र जल धारण क्षमता होती है। इसमें बहुत ज़्यादा जल को शोषित करने की क्षमता होती है और इसकी नमी हमेशा काफ़ी समय तक बनी रहती है, तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरह से हमने आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इसके जो बाकी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको नेक्स्ट हम प्रैक्टिस सेट पे कवर करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।